नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और जो पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही थी अपने, उसमें आज हम जो 1000 एमसीक्यूज है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। और अभी जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसके बाद हम जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन अपने करने वाले हैं। और इसके अलावा आपकी कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। और इन ये जो क्लासेस है, इनकी जो क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी। जो उसका जो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिसके ब्रैकेट में पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है, क्योंकि उससे ऊपर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो चौहान सर का है, वो हिस्ट्री के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो वो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इन सब पीडीएफ के लिए, ताकि बाद में भी आप इनके रिवीजन के लिए मॉक लगा सके। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का पहला क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है जो वॉचडॉग करती है ऑन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इरेगुलरिटीज के। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको पैक भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, जब भी हम ये फाइनेंस कमिटीज हैं, ये तीन, ये और ये तीनों, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा जो स्टैंडिंग कमेटीज आती है वो अलग आती है, एडहॉक जो कमेटीज आती है वो अलग आती है। फाइनेंस कमेटीज में तीन आती हैं। ठीक है, तो जब भी हम पब्लिक अकाउंट कमेटीज के बारे में बात करते हैं, पैक के बारे में, तो इसको सबसे पहली बार मेंशन किया गया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1919 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था या फॉर्म कर दिया गया था 1921 में। ये भी फैक्चुअल डेटा आपसे पैक के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन है, इस कमेटी के जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, और 1967 के बाद जो इसके जो चेयरमैन है वो अपोजिशन से सिलेक्ट किए जाने लग गए थे। ठीक है, 1967 तक, ये आपको याद रखना है, फैक्चुअल डेटा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसके मेंबर जो हैं, वो मेंबर कितने हैं टोटल? वो टोटल मेंबर है 22। 22 कैसे हैं? जिसमें से 15 आते हैं आपके लोकसभा से, और आपके 7 आते हैं कहां से? राज्यसभा से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 15 आपके मेंबर आते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर आपके आते हैं राज्यसभा से। इसके अलावा ये ऑडिट क्या करता है? पैक ऑडिट क्या करता है? ये ऑडिट करता है गवर्नमेंट के रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स, कि क्या खर्चा हुआ है और कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आया है। इस सब का ऑडिट करता है आपका ये पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, इसकी जो हिस्ट्री है वो हमने देख ली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसको पहली बार मेंशन किया गया था, 1921 में बना दिया गया था। जो चेयरमैन है वो पॉइंट स्पीकर करता है 1967 के बाद। जो अपोजिशन का है, अपोजिशन से इसके जो अपॉइंट किए जाने लग गए थे। ठीक है, अपोजिशन से। और उसके बाद क्या था, इसके ये ऑडिट करता है क्या? गवर्नमेंट रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ये सब चीजें आपको पैक के बारे में याद रखनी है। इसके अलावा एस्टिमेट कमेटी के बारे में जब भी हम बात करते हैं, एस्टिमेट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो इसका जो फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1950 में। ठीक है, जो एक जॉन मैथई कमेटी या स्पीच में, मान लो, उन्होंने इसके बारे में मेंशन किया था फर्स्ट टाइम 1950 में। ठीक है, और इसके जो टोटल मेंबर आते हैं, जो टोटल मेंबर है इसके 30 है, और 30 के 30 किससे आते हैं? लोकसभा से आते हैं। ठीक है, यहां पे राज्यसभा का कोई रोल नहीं है मेंबर में। ठीक है, ये आपको पैक और एस्टिमेट कमेटी में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। वहां पे 22 थे, 15 और 7 का रेशियो था लोकसभा और राज्यसभा में, और एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं टोटल, और सभी के सभी आपके लोकसभा से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करती है? एग्जामिन करती है क्या?
बजट एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। जब भी क्योंकि ज्यादातर कमेटीज पे जो क्वेश्चन आपके फॉर्म होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो वो ये पूछ लेगा कि इसके जितने भी मेंबर है वो लोकसभा से आते हैं सारे मेंबर, या सारे मेंबर राज्यसभा से आते हैं। एस्टिमेट कमेटी में आपका ऑप्शन दे देगा कि इसके जो मेंबर है, जो 20 आपके लोकसभा से आते हैं, 10 राज्यसभा से आते हैं। तो ये बस ये जो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और बजट के बारे में जब भी बात किया जाएगा, बजट एस्टिमेट के बारे में, तो आपका एस्टिमेट कमेटी आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस आपको बजट वर्ड से ही आपको तुरंत आपके दिमाग में एस्टिमेट कमेटी आ जाना चाहिए। इसके अलावा आपकी पब्लिक अकाउंट ये होगी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। एक तो ये जो कमेटीज में सीक्वेंस से इसलिए बता रहा हूँ, काफी बार ये कमेटीज आपको जो फॉर्मेशन डेट है उसके हिसाब से अरेंज द फॉलोइंग में आ जाती है कि सबसे पहले कौन सी फॉर्म की गई, फिर कौन सी, फिर लास्ट में कौन सी। तो जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं, पब्लिक सीपीयू शॉर्टकट में इसको बोल लेते हैं, तो इसका सबसे पहला जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1964 में। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो पैक के बारे में बात करते हैं उसका 1921 है, फिर 1950 है, और इसका क्या है 1964 है। ठीक है, और इसके बारे में जब भी हम बात करते हैं, इसमें भी टोटल कितने हैं, 22 मेंबर है, जिसमें से 15 आपके लोकसभा से आते हैं और 7 आपके राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, ये ये पैक के जैसे ही है, इसके जो मेंबर है वो भी लोकसभा राज्यसभा से आते हैं। जो डिफरेंस है वो आपको एस्टिमेट कमेटी में पता होना चाहिए, क्योंकि इसके सारे मेंबर आपके लोकसभा से आते हैं। ठीक है, तो और ये क्या करता है, ऑडिट करता है। किस चीज का, ऑडिट रिपोर्ट्स रिलेटेड टू कॉमर्शियल, जो पीएसयूज होती हैं, एंटरप्राइजेस, जो पीएसयूज हैं उन सब के ऑडिट के रिगार्डिंग ये कमेटी आपकी बात करती है। जो तीनों ही कमेटी है मैंने आपको बता दी है। बेसिकली इनकी जो फॉर्मेशन डेट है वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, इसके मेंबर कहाँ से आते हैं, लोकसभा या राज्यसभा से, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और ये किस चीज का ऑडिट करती है इसके बारे में अलग अलग आपको पता होना चाहिए। मेन जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है एस्टिमेट कमेटी है, जिसपे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए। इसका जो एक तो बजट वर्ड से आपको दिमाग में आना चाहिए, दूसरा इसके जो मेंबर है वो सभी लोकसभा से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट सिंड्रोम ये आपका किसका है, लूशियन पाई ने दिया था ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट सिंड्रोम। तो इसका बिहेवियरल थ्योरी के अकॉर्डिंग, राजनीतिक थ्योरी में ऐसा क्या करता है, इक्वालिटी ऑफ इन्वॉल्विंग पॉपुलर रूल, ए इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि हेड ऑफ द स्टेट अंडर ए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जब भी आपसे पूछा जाए हेड ऑफ द स्टेट, क्वेश्चन आपको दिखने में इजी हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसको कितना घुमा के, कितना ट्रिकी वे में पूछा गया है, ऑप्शन कितने ट्रिकी वे में पूछे गए हैं। तो वो क्या जल्दबाजी में क्वेश्चन ऐसे गलत नहीं करने, इजी देख के, क्योंकि इसमें काफी बार वर्ड के साथ खेला जाता है। जैसे हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है तो मान के चलो इंडिया के बारे में एग्जाम्पल। ठीक है, यहीं पे तो इसका सीधा क्या आ जाएगा, मतलब जो पावर है वो है डीजोर, मतलब नॉमिनल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, नॉमिनल पावर आएगा। यहीं पे ये क्या करता कि द हेड ऑफ द स्टेट तो डाल देता, अंडर इसको हटा के यहां पे डाल देता वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहीं सिर्फ इस पे ही जो पार्लियामेंट वर्ड हटा के प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट डाल देता, तो यहीं वो मतलब बात कर रहा है किसके बारे में, यूएसए के बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है, तो मतलब वहां पे किस बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा है। और वहां पे ये वर्ड चेंज करते ही जो चीजें चली जाती है डी फैक्टो पे, मींस रियल पावर। तो एक वर्ड से क्वेश्चन बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन देख के एकदम ऐसे अंदाज नहीं लगा ना क्वेश्चन एकदम इजी है, सीधा करके चलेगी। यहाँ पे नॉमिनल पावर भी मिल सकती है, रियल पावर भी मिल सकती है, एब्सोल्यूट पावर भी।
ठीक है, तो वर्ड को पकड़ना है। हेड ऑफ द स्टेट आपका प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट देख रहा है या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट पूछ रहा है, तो इन सब चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इसका नॉमिनल पावर आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, अंडर द पार्लियामेंट गवर्नमेंट द नेशनल इंटरेस्ट इज प्रायोरिटी, और हाँ ये होना भी चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ, अब देखो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, मैंने हर वीडियो में बताया जब भी सेपरेशन ऑफ पावर का आएगा तो आपका मतलब आएगा, आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए यूएस से, सेपरेशन ऑफ पावर। और यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, और यहीं पे इंडिया के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जब भी सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करेगा तो वो यूएसए के बारे में बात करेगा, और जब भी डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करेगा क्वेश्चन, तो वो इंडिया के बारे में बात करेगा, क्योंकि इंडिया में अपने डिवीजन ऑफ पावर है, यूएस में आपका सेपरेशन ऑफ पावर है। और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो ये गलत हो गया। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट प्रोवाइड ए स्टेबल गवर्नमेंट, मुश्किल है। ठीक है, काफी बार क्या आता है कि जो गठबंधन से सरकारें बनती हैं वो गिर भी जाती है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नॉट सुटेबल फॉर डीलिंग द इमरजेंसी, क्यों, काफी बार हमने इमरजेंसी डील किया है, ये भी गलत है। ए सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अभी मैंने बताया जैसे ही प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात आपके दिमाग में आना चाहिए यूएस से, और यहाँ पे क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर कहाँ आती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इंडिया आपके दिमाग में आना चाहिए डिवीजन ऑफ पावर पे। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आपका यूएस का है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि गवर्नमेंट क्लासिफाइड एज यूनिटरी। अच्छा, कि गवर्नमेंट को किस बेसिस पे हम यूनिटरी बोलते हैं और फेडरल बोलते हैं। तो रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, हाँ ये ठीक है, बी ठीक आएगा इसका आंसर, कि जो कि रिलेशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, कि वहां पे क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर है, या फिर जो टोटलिटेरियन स्टेट है, कि मतलब सेंटर के पास ही सारी पावर है, स्टेट के पास कुछ नहीं है। तो जो सेंटर स्टेट का रिलेशन है उसके बेस पे हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आपका जो क्या है, फेडरल है और यूनिटेड। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि द अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट इन लोकसभा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपसे पूछा जाए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके होते हैं, लोकसभा के होते हैं। ठीक है, अंडर आर्टिकल 75। ठीक है, अभी इसमें क्या पूछ रहा है, इसका क्या आंसर आएगा, डायरेक्ट, कंटिन्यूस एंड कलेक्टिव, इसका डी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया क्या है, कि कामकाज की मूल्य समस्या किससे उत्पन्न होती है। अब इसमें देख लेते हैं, एक सामंजस्यपूर्ण व्यवहार, पार्टी प्रणाली का अभाव, एक कुशल एवं स्वतंत्र नौकरशाही का अभाव, ये तो नहीं है। स्पष्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी अपने पास है, ये भी नहीं होगा। वीक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और डिपेंडेंसी ऑफ लेजिस्लेचर, ए सी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आते आपके दिमाग में आना चाहिए केशवनंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, जिसमें बेसिक जो आपका स्ट्रक्चर है वो निकल के आया था। तो इसमें आपसे पूछा है एज ए जुडिशियल रिव्यू, कि क्या कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा सिद्धांत के रूप में जो संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत इज ए स्ट्रिक्टली अकॉर्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर इस्टैब्लिश। एक तो ये प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाय लॉ हमने कहाँ से लिया है, ये लिया है जापान से, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन कंसिडरिंग द प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस एक्सेप्ट द हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेचर सुप्रीम लॉ मेकिंग अज्यूम द पावर ऑफ जजिंग, हाँ तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा डी आएगा, कि जो विधायिका की विवेक को परखने का शक्ति ग्रहण करता है। ठीक है, इसका डी सही आंसर आएगा। और जब भी हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इससे रिलेटेड केसेस आपको पता होना चाहिए, काफी बार केसेस के क्वेश्चन भी आते हैं। तो बेसिक फीचर के बारे में जब भी हम बात करते हैं, आपका बेसिक फीचर्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो अपना जो पहला जो क्या आता है, अपना पहला जो केस आता है अपना, वो आता है संकरी संकरी प्रसाद
केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। ये केस, इस केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ये बोल देता है कि अंडर आर्टिकल 368, जिसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, तो पार्लियामेंट किसी भी चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट। आपको केस के बारे में ज्यादा जुडिशरी में नहीं घुसना है, आपको उसके बारे में मोटा मोटा पता होना चाहिए उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस में सिर्फ यही कहा था कि भाई अंडर आर्टिकल 368 जो पार्लियामेंट है वो किसी भी चीज को अमेंड कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट्स को भी। अब आ जाता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस वर्सेस आपका स्टेट ऑफ पंजाब 1967। ये चीजें सारी एक दूसरे से रिलेट करती है, ठीक है, सीक्वेंस से चल रही है। गोलकनाथ जो गोलकनाथ केस आपका आता है 1967 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो शंकरी प्रसाद में जो रूल दिया था उसको ओवर रूल करता है और कहता है कि कि जो जो पार्लियामेंट है ना, वो जो फंडामेंटल राइट्स है उनको अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसा नहीं है वो किसी भी चीज को अमेंड कर देगी। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम मतलब जो पावर दी गई थी पार्लियामेंट को कि वो किसी भी चीज को अमेंड कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट्स को, तो इसमें उसको कम कर दिया जाता है गोलकनाथ केस में। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई जो शंकरी प्रसाद केस वाली जो चीजें हैं वो अब एप्लीकेबल नहीं होंगी, वो सभी चीजों को अमेंड नहीं कर सकती पार्लियामेंट। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आता है, जो पार्लियामेंट ने देखा कि उसकी पावर कम हो रही है तो क्या करेगी, अमेंडमेंट लेके आएगी पार्लियामेंट। तो जो 24वां अमेंडमेंट एक्ट 1971 का, ठीक है, ये आता है और इसमें क्या कहता है कि आपकी गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम किसी भी जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड कर सकते हैं, भले ही वो कोई भी पार्ट हो, कोई भी फंडामेंटल राइट हो। और इसी अमेंडमेंट, इसी जो संशोधन के अंडर आपका, जैसे जब बोलते हैं ना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं, जो अमेंडमेंट बिल्स होते हैं, वो जब किसके पास जाते हैं कि संविधान को संशोधन करने वाले जो बिल होते हैं वो प्रेसिडेंट पे जाते हैं, क्योंकि बिल एक्ट कब बनता है, जब वो प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाए। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आपके मंजूरी के लिए प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, तो वो ऑब्लिगेशन बन जाता है कि उस पे जो आपका प्रेसिडेंट है वो आपकी मंजूरी देगा ही देगा। तो ये ऑब्लिगेशन डाली गई थी आपके 24वें संशोधन में 1971 में। ये भी आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रेसिडेंट पे जो ऑब्लिगेशन डाल दी गई है कि जब भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा तो आपको एसेट देनी ही देनी पड़ेगी। तो ये ऑब्लिगेशन भी आपके 24वें अमेंडमेंट एक्ट 1971 में डाली गई थी। ठीक है, तो ये चीजें सीक्वेंस से चल रही है अपना। शंकरी प्रसाद आएगा, फिर गोलकनाथ आएगा, फिर 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फिर से अपने पास सारी पावर ले ली कि हम किसी भी चीज को अमेंड कर सकते हैं। अब क्या आता है अपना, अब आता है अपना केशवनंद भारती केस। अब आता है अपना केशव नंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, अब इसमें क्या निकल के आता है अपना बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये निकल के आता है। ठीक है, और इसमें क्या बोला जाता है कि भाई देखो, पार्लियामेंट को जो पावर है वो तो ठीक है, आप किसी भी चीज को अमेंड कर लो, लेकिन जो बेसिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो बेसिक फीचर है, कम से कम उसको तो अमेंड मत करो। तो केशवनंद भारती केस में बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पहले प्रोविजन आता है। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन आपसे बनता है कि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो डायरेक्ट आपके दिमाग में आता है केशवनंद भारती केस। और जो बेसिक फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन कौन से हैं, ये डिफाइन करेगा आपका सुप्रीम कोर्ट, बताएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि फिर से क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है उसके हाथ से फिर से पावर चलेगी, तो फिर से एक अमेंडमेंट आता है। वो कौन सा आता है आपका, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का। इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसी अमेंडमेंट के चक्कर में, कब, 1970
सिक्स का, ठीक है। इसी जो अमेंडमेंट एक्ट है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसी की वजह से अभी जो आप देख रहे हैं कि जो संविधान हत्या का जो एक डे सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, तो वो इसी वजह से किया गया है, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। क्यों? जो अमेंडमेंट एक्ट है इसकी वजह से 1976, तो ये टाइम पीरियड किसका है? आपके इंदिरा गांधी जी का टाइम पीरियड है। यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो सारी पावर अपने हाथ में लेने के चक्कर में बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देती है, और इसलिए इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इसमें दोबारा पार्लियामेंट क्या कहती है कि हम किसी भी चीज को अमेंड कर सकते हैं, और उसके लिए कोई भी उसको मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं लेगा। कोई भी जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमने जो चीज अमेंड कर दी वो कर दी। ऐसा नहीं है कि भाई जुडिशियल रिव्यू ले लिया और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है। इसमें जुडिशियल रिव्यू को हटा दिया गया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या आता है अपना केस, ये सारे केस आपको इन सीक्वेंस याद रखने हैं स्टोरी फॉर्म में। इसके बाद आता है आपका मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस आपका यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि चलो ठीक है आपने अमेंड तो कर लिया, लेकिन आप क्या क्या बोल रहे हो कि जो जुडिशियल रिव्यू है ना उसको हटा रहे हो। गवर्नमेंट जुडिशियल रिव्यू को भी हटा रही थी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते आप, ठीक है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू मिनरवा मिल्स केस में बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू क्या है? बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जुडिशियल रिव्यू को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से केस में बोला गया था? जो आपका इंदिरा गांधी केस, इंदिरा गांधी केस वर्सेस राम नारायण। और ये कब का केस था आपका? 1975 का। तो ये केस अपना चल रहा है 1980 का। तो इसमें क्या बोल देता है कि जो जुडिशियल रिव्यू क्या है आपका बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आप इसको नहीं हटा सकते 42वें संशोधन के थ्रू। तो ये आपका कब डाल दिया गया था? 1975 में जुडिशियल रिव्यू को बेसिक फीचर डाल दिया गया था। मिनरवा मिल्स केस में यही चीज बोली जाती है कि जो पार्लियामेंट है वो अमेंड करेगी, बेसिक फीचर को भी टच नहीं करेगी, और जुडिशियल रिव्यू का भी प्रोविजन सभी के लिए खुला होगा कि यदि आपने कुछ गलत अमेंड किया है तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपके ये सभी जो केस है जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो सीरीज से मैंने बता दिए हैं, जिसमें जो सबसे पहले आपका 1951 का आएगा, फिर उसका आपका 1967 का आएगा गोलकनाथ केस, फिर उसके बाद 1971 में 24th अमेंडमेंट एक्ट आता है आपका, फिर आपका केशवनंद भारती केस आता है 1973 का, फिर उसके बाद आता है 42nd अमेंडमेंट 1976 का, और फिर आपका मिनरवा मिल्स केस आता है वो आपका 1980 का। तो ये आपको सीक्वेंस से याद रखना है, ठीक है। इसी के थ्रू बेसिक फीचर आपका निकल के आता है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? आपका सारे केस मैंने बता दिए आपको, पीछे ये हो गया अपना। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि परमानेंट चेयरमैन पूछ रहा है आपका। तो इसमें क्या आएगा आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा, ठीक है। लेकिन यदि जब हम बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब बनी थी, तो एक तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो आइडिया है वो कब दिया था? वो 1934 में दिया था आपका एम एन रॉय ने। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसको एक्सेप्ट कब किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपकी होनी चाहिए? वो कैबिनेट मिशन के टाइम पे 1946, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और जो सबसे पहले इसके जो टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद। जो सच्चिदानंद सिन्हा, जो इसके क्या बने थे आपके? जो टेम्परेरी बने थे। फिर परमानेंट आपके राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए थे। टेम्परेरी, कोई आपसे पूछे टेम्परेरी क्यों बनाए गए थे? क्योंकि ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है, फ्रेंच प्रैक्टिस है, फ्रांस से ली गई है कि कौन जिस भी असेंबली का जो सबसे जो एज्ड मेंबर होगा, एल्डर मेंबर होगा, उसको क्या बना दिया जाएगा? टेम्परेरी मेंबर। तो इसलिए इनको टेम्परेरी बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। फिर उसको हटा के उनको परमानेंट में किसको रख दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को रख दिया गया था। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो वो आएगा आपके BN राव। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है एट प्रेजेंट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन इजी है। यदि यहाँ पे ऑप्शन में 552 भी डाल दे और 550 भी डाल दे तो कौन सा करोगे आप? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 550। क्यों? क्योंकि जब भी 552 के बारे में हम जब बात करते थे तो सीट्स बाइफरकेट थी। 530 स्टेट्स के लिए, 20 यूटीज के लिए और 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है, आर्टिकल 331 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा 2 एंग्लो इंडियन को, कहां? लोकसभा में। और इसको हटा दिया गया है, इस प्रोविजन को हटा दिया गया है 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें जो ये 2 एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट करने वाला प्रोसीजर था आर्टिकल 331 में, इसको 104वां जो संशोधन हुआ था 2019 में, उसने उसको हटा दिया गया है। तो मैक्सिमम सीट आपकी क्या आएगी? 550 इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान से करना है इसको। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एंग्लो इंडियन का जो प्रोसीजर है ये आर्टिकल 331 में था, इसको कब हटा दिया गया? नेक्स्ट पे चलते हैं। द वीकेस्ट चैम्बर। जब भी प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो प्रेसिडेंट की कुछ पावर देख लेते हैं जो आर्टिकल रिलेटेड है। ठीक है, एक तो आपका क्या है प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है। एक तो इनके जो आर्टिकल 52 से 62 चलते हैं। ठीक है, जो बेसिक याद करने वाले, क्योंकि काफी बार जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल हो मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछे जाते हैं। तो एक तो आपका आर्टिकल 52, ठीक है, उसमें क्या दिया गया है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 54 जिसमें क्या दिया गया है इनका इलेक्शन का प्रोसीजर। ठीक है, अब आर्टिकल 56 तो क्या है? टेन्योर कि 5 साल का ऑफिस का। तो 5 साल से याद रख सकते हैं इसका, एक बढ़ा के 56 से। ठीक है, और आर्टिकल 58 तो इसमें क्या है आपका क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इस 8 से याद रख सकते हैं, 8वीं पास तो क्वालिफिकेशन, ऐसे याद रह जाएगा आपको। ठीक है, फिर आर्टिकल आता है आपका 60। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है 60 में? ओ, तो मतलब ओथ प्रेसिडेंट की, ऐसे याद रख सकते हैं। आर्टिकल 61 में क्या है आपका? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और ये कहाँ से लिया है हमने? ये हमने लिया है यूएसए से। डोनाल्ड ट्रंप आपके दिमाग में आ जाने चाहिए इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का नाम लेते हैं। ठीक है, और जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो उसमें कौन कौन आते हैं पार्टिसिपेट करते हैं? उसमें पार्टिसिपेट करते हैं आपके इलेक्टेड मेंबर। किसके? लोकसभा के, राज्यसभा के। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज स्टेट की। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबलीज किसकी? जो यूटी है अपनी, कौन कौन सी? दिल्ली एंड जो पौंडीचेरी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, विधान परिषद, उसका कोई रोल नहीं है। उसके चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, उनका कोई रोल नहीं है इसमें। इसमें आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि द वीकेस्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, तो इसका जो सही आंसर आएगा कनाडा, इसका सही आंसर आएगा। कनाडा से हमने लिए हैं फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है मेजर पोर्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड बाई, तो पार्लियामेंट अलोन, ये सही आएगा इसका। नेक्स्ट, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आपको याद रखना है कैसे? 500 और 60, 560 वर्ड याद रखना है। तो मैक्सिमम तो आपकी आ जाएगी 500, ठीक है, और मिनिमम आपकी आ जाएगी, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है बेसिकली। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी मिनिमम। इसके अलावा यदि क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जाए
कि टोटल जो स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव काउंसिल की आपसे पूछी जाए, ये तो असेंबली की होगी 560, 500 मैक्सिमम 60 मिनिमम, और यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल की आपकी पूछी जाए, जो विधान, ये तो विधानसभा की होगी, विधान परिषद की आपसे पूछी जाए तो क्या होगा, आपकी जो मैक्सिमम है तो वो क्या होगी, मैक्सिमम आपकी होगी जो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो असेंबली है ना, विधान, विधान, ये क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ 1/3, ठीक है, मान लो उसमें 300 है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इसके कितने होंगे, 1/3 100, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 1/3 आपको याद रखना है, डेटा डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, और मिनिमम कितना आएगा इसका, आपका मिनिमम आएगा इसका 40, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये हो गया, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, हाँ तो मैक्सिमम आपकी 500, मिनिमम आपकी 60, ठीक है, और इसमें यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल का आपका पूछा जाए तो 1/3 जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये डेटा आपको 1/3 याद रखना है, किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है डिस्क्वालिफिकेशन, अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन उन, तो शेड्यूल कौन सा आता है, एक तो शेड्यूल 10, जिसमें आया राम गया राम का कॉन्सेप्ट आपका था, ठीक है, तो इसमें कौन सा अप्लाई नहीं होता है, नहीं पूछ रहा है, तो पहला है, इन केस ऑफ स्प्लिट ऑफ ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी इन विच टू इलेक्टेड इफ ही वॉलंटरी गिव अप द मेंबरशिप, इसमें होता है, इफ ही एब्सेंट द वोटिंग हाउस ऑफ द कंट्री इन डायरेक्ट पॉलिटिकल, हाँ ये भी ठीक है, इफ द नॉमिनल मेंबर आफ्टर द 6 मंथ, इसमें भी है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ए, सही आंसर आएगा, ठीक है, जो पार्टी स्प्लिट, जो आपकी स्प्लिट हो जाती है उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, मतलब जहां पे कोई रूम नहीं है, किसके लिए, लोकसभा के लिए, ठीक है, तो अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ दोनों चाहिए, इन क्रिएशन ऑफ एबोल्यूशन ऑफ स्टेट, इसमें भी, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो दोनों मेंबर, दोनों हाउस चाहिए, और इसका जो सही आंसर आएगा, अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, इसका जो सही आंसर आएगा डी आएगा। और एक क्या था, हमने देखा था आर्टिकल 312, उसमें भी राज्यसभा का ही है, ठीक है, नेक्स्ट, 2/3 मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी, नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है, कोरम के बारे में पूछ रहा है, होल्ड द मीटिंग हाउस ऑफ द स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर, तो कौन सा सही आंसर आएगा, तो इसका जो सही आंसर आएगा 10 मेंबर, डी सही आंसर आएगा, 10 मेंबर या 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप, जोन सा भी ज्यादा हो, ये ध्यान रखना है, इसको डी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर पूछ रहा है आपसे, तो कौन कौन से हैं, तो द चीफ एग्जीक्यूटिव, his or her cabinet responsible to the legislature in the absent that depend upon confidence, ठीक है, is selected by the prime minister elected by constitution prescribed by the government, there is a separation of, there is a separation, नहीं, पार्लियामेंट्री, देर इज ए सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, नहीं ये नहीं है, तो 4 आपको एलिमिनेट करना है, इसका जो सही आंसर आएगा बी सही आंसर आएगा, ठीक है, एक बार रीड आउट कर लेना इसको। इसमें पूछ रहा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट, ये जो टर्म है ये कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में है या किसी एक्ट में है, क्या है, तो ये कहीं नहीं मेंशन में है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना ही अंडर इमरजेंसी प्रोविजन, एक मीडिया क्रिएटेड आपकी टर्म है, ठीक है, नेक्स्ट, इसमें स्टेटमेंट दी हुई हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है, अंडर ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट इज ओनली ए नॉमिनल हेड, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, क्योंकि जब भी हेड ऑफ द स्टेट के बारे में बात करेगा वो भी कहाँ,
पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो क्या आएगा, नॉमिनल पावर्स आ जाएंगी। और जब भी हेड ऑफ द स्टेट के बारे में बात करेगा कहाँ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, तो रियल पावर आ जाएंगी। कैसे भी क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है पहली स्टेटमेंट क्या है, द एक्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट इज बाय कन्वेंशन रिगार्ड इज द एक्ट ऑफ हिज मिनिस्टर। ठीक है, और क्या है, यह संसदीय प्रथा का एक मान्यता प्राप्त नियम है कि प्रशासनिक कार्यवाही लोक जनमत की आलोचना के रूप में तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है, आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इसमें नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जब भी पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या पार्ट आते हैं इसके, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। पार्ट प्रेसिडेंट को क्यों रखा गया है कि जब भी कोई बिल पास होगा तो मंजूरी किसकी चाहिएगी, प्रेसिडेंट की चाहिएगी, तभी तो बिल एक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट इनका मेंबर नहीं है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात अपनी, तो ये ठीक है। ए बिल पास्ड बाय टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बिकम ए लॉ विदाउट विदाउट एसेंट। कैसे, एसेंट तो चाहिएगा तभी तो वो एक्ट बनेगा। ये गलत हो गया, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी आपकी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि एक कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन एज चेयरमैन, वाइस फर्स्ट, एक कैंडिडेट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी क्वालिफाइड इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ। ठीक है, ए वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, अपनी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि वही तो एडवाइस करते हैं उसको। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिकंसिडर। ऐसा थोड़ी हो सकता है, बिल्कुल उनको रिकंसिडर, उनके एडवाइस को रिकंसिडर के लिए बोला जा सकता है। तो ये अपना ठीक होगा, ये अपनी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि ऑल लेजिस्लेचर आर नॉन सोवरेन। जब भी ऑल आए, ओनली आए, तो उन स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। ज्यादातर 99% वो स्टेटमेंट आपकी गलत ही होती है। तो इसका जो सही आंसर आएगा, ये तो अपना क्या हो गया, गलत हो गया। द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एंटीथेसिस। ये ठीक है अपना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है, और अपना जो पार्लियामेंट्री वहां पे क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है। तो ये अपना गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट अपनी सही हो जाएगी। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है एज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर द प्रेसिडेंट हैज बीन वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन पावर which may be said to be residuary in nature। ये ठीक है। The president has certain special power in respect of the administration schedule area, tribal areas। हाँ ये ठीक है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि मैच नहीं हो रहा। दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है अपनी, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ए कंपोजिट बॉडी। बात ठीक है। द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज, अच्छा ये जो नंबर है ना, मेंबर कि स्पेसिफाई कहाँ किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर स्पेसिफाई नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है, ये गलत हो जाएगी। कैसे, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं जो 91st अमेंडमेंट एक्ट का कब हुआ था आपका, 2003 में। इसने बताया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, उनकी जो संख्या है टोटल मैक्सिमम कितनी हो सकती है आपकी, 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट में। कोई नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ 15% डाल दी गई थी। वो कितनी भी हो सकती है, टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा कितनी भी हो सकती है। कल को लोकसभा की सीट्स बढ़ा दी जाए तो ये भी बढ़ जाएंगे आपके 15%। ठीक है, अभी जितनी है, तो फिक्स नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। नेक्स्ट, इसमें पूछा है इन प्रैक्टिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीट क्वाइट ऑफन। ओके, ठीक है। Under the Constitution of India, there is no bar appointment of a person outside. Under the Constitution of India, there is no bar to appoint a person outside। हाँ ठीक है, उसको अपॉइंट तो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसको 6 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा। यदि मान लो आपने अपॉइंट कर भी दिया आउटसाइड द लेजिस्लेचर ऑफ द मिनिस्टर, लेकिन ये है कि उसको कहीं ना कहीं आपको राज्यसभा वगैरह में नॉमिनेट वगैरह करना पड़ेगा, आपको 6 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक है। एज पर आउटसाइड द लेजिस्लेचर, हाँ ठीक है। नेक्स्ट,
इसमें पूछ रहा है इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द टेन्योर ऑफ ऑफिस virtual executive depend on the will of the legislature. Being a republic, India could not have hereditary monarchy. Thus, an elected president, head of the executive power, do not have hereditary monarchy. ठीक है. In parliamentary form, there is a tenure of office which depend upon the will of the legislature. हाँ ये भी ठीक है. दोनों ही आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक है. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी बार आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें आपसे पूछ रहा है इन द केस ऑफ मनी बिल. मनी बिल के बारे में जब भी बात करता है तो आर्टिकल क्या आएगा आपका 110. ज्वाइंट सिटिंग के बारे में जब भी बात करेगा तो आपका आर्टिकल आएगा 108. और कहाँ से लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया. और मनी बिल के बारे में जब भी बात करेगा टू रिजर्व द प्रेजेंट में आइदर डिक्लेयर इज एसेंट. अच्छा, अपनी मंजूरी दे सकता है या विद होल्ड कर सकता है. ठीक है, ये बात रिटर्न नहीं कर सकता. मनी बिल के केस में या तो क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, या फिर उसको एसेंट मंजूरी दे सकते हैं. ठीक है, बस रिटर्न नहीं कर सकते उसको. और लेकिन यहीं पे यदि आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का, संविधान को में जो संशोधन अमेंडमेंट बिल के बारे में जब भी बात करें तो वो प्रेसिडेंट पे ऑब्लिगेशन हो जाती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसका असेंट देना पड़ेगा. कौन से अमेंडमेंट में डाला गया था? आपके 24वें में, 1971 में. ध्यान रखना है. ए फिक्स टाइम लिमिट इज इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन द प्रेसिडेंट. नहीं 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 नहीं, कोई जो ऐसी जो टाइम लिमिट है ना कि भाई इतने टाइम लिमिट में आपको मनी बिल का असेंट देना ही पड़ेगा, ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है. हाँ, लेकिन यदि यहीं पे प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की बात करते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट की बात करते हैं और वहां के मनी बिल के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे प्रेसिडेंट को क्या है, 10 दिन के अंदर मैक्सिमम टाइम लिमिट दिया गया है उसको, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को, कि मनी बिल को आपको 10 दिन में, मैक्सिमम 10 दिन में आपको उसका एसेंट या फिर जो भी करना है वो सब आपको 10 दिन का टाइम लिमिट है. लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. वो उसको रख भी सकते हैं, विद होल्ड रख सकते हैं. ठीक है, या फिर मंजूरी दे देंगे या विद होल्ड रख लेंगे, उसको मंजूरी नहीं देंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ यूएस में 10 दिन का टाइम लिमिट है. और यहीं पे जब वो बिल राज्यसभा में जाता है तो उन राज्यसभा के पास टाइम लिमिट होता है 14 दिन का. तो ये आपको ध्यान रखना है, टाइम लिमिट नहीं है. ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएगी, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी. नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है द प्रेसिडेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस की पावर जब भी बात की जाती है तो 123 आर्टिकल. ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर के बारे में. व्हेन इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव पार्लियामेंट्री इनेक्टेड ऑन द सब्जेक्ट. ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट. ये गलत है, तो ये स्टेटमेंट ठीक आएगी, ये स्टेटमेंट आपकी गलत आएगी. नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि द एब्सेंस ऑफ वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस विल मेक द पोजीशन ऑफ स्पीकर इम्पार्शियल एज इन इंग्लैंड. ठीक है, इंग्लैंड के स्पीकर से. ठीक है, द स्पीकर कंडक्ट रेगुलेटिंग प्रोसीजर मेंटेन ऑर्डर इन हाउस इज सब्जेक्ट टू ज्यूरिडिक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नहीं नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है भाई. तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या आ जाएगी, गलत आ जाएगी. पहली स्टेटमेंट आपकी सही है, दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत है. नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर हैव स्पेशल प्रिविलेज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन. बात सही है, स्पेशल प्रिविलेज हाउसेज को और स्टेट लेजिस्लेचर को दिए गए हैं संविधान में. इन जनरल द पोजीशन ऑफ स्पीकर इज सिमिलर टू द स्पीकर ऑफ इंग्लिश हाउस ऑफ द कॉमन्स. हाँ, काफी हद तक सिमिलर मानी जाती है. ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. द इलेक्शन एंड इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज सेम. नहीं नहीं नहीं, ये कैसा है? वाइस प्रेसिडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेज, लोकसभा राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट में काउंसिल का कोई रोल नहीं होता, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली किसकी, यूटीज की, दिल्ली और पौंडीचेरी की. तो ये सभी तो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट करते हैं. और लेकिन प्राइम वाइस प्रेसिडेंट के में कौन पार्ट करता है? ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा. वहां स्टेट का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो ये दोनों अलग, ये स्टेटमेंट अपनी गलत होगी. द वाइस प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट डिग्नेटरी इंडिया बिकम द नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट. हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट अपनी ठीक है. दूसरे तो ए अपना गलत आ जाएगा, ये अपनी ठीक आएगी. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है क्या? हाँ, तो ये क्या है, 20 है, 201 नहीं है.
तो जब भी 20 के बारे में बात करते हैं तो हम मैंने बताया था आपका 550, 530 आपकी स्टेट की, 20 आपकी यूटी की, ठीक है, और एंग्लो इंडियन तो 104 जो संविधान था उसमें हटा ही दिया गया। तो 20 में क्या आएगा इसमें? नॉमिनेट मेंबर नहीं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन, ठीक है। 12 क्या है जो नॉमिनेट करता है? कौन? प्रेसिडेंट। तो ये नॉमिनेट मेंबर पे जाएगा। और 2 क्या है? अपने एंग्लो इंडियन जो कि हटा दिए गए। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैच कर लेना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में बात करते हैं तो आपका 1858 आएगा, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में बात करते हैं तो आपका 1861 आएगा, और ये 1909 आएगा, और इसके 10 साल बाद ये 1919 आएगा। ये मैच द फॉलोइंग अपना कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आर्टिकल 16 के बारे में बात कर रहा है जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक, और ये अपना ठीक है। तो 1 चाहिए हमें, ये एलिमिनेट करो, ये एलिमिनेट करो, ए और सी में से आएगा। 32 में क्या है? जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो ये क्या आएगा? बी का 3, तो अपना ये आंसर आ जाएगा। 51 में क्या है? अपना आर्टिकल 51 ए के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ है? 2 पे जाएगा। 74 में क्या आएगा? ये आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है कि ये क्या करता है? प्रिजाइड ओवर ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ज्वाइंट सेशन की बात कर रहा है, ज्वाइंट मीटिंग की बात करेगा तो क्या आएगा आपका? स्पीकर आएगा। स्पीकर एब्सेंट है तो कौन आएगा आपका? डेप्यूटी स्पीकर आएगा। डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो कौन आएगा आपका? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आएगा। वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेजाइड ओवर, हाँ, राज्यसभा का चेयरमैन, ठीक है। स्पीकर क्या करता है? लोकसभा का, ठीक है। चीफ जस्टिस क्या है? ओथ दिलाते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। और यहीं पे ये पूछा जाए कि स्पीकर को ओथ कौन दिलाता है, तो ये स्पीकर के ओथ का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। बस ये है कि जब वो अपना रेजिग्नेशन देंगे तो वो किसको देंगे? डेप्यूटी स्पीकर को देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ओथ का कोई प्रोसेस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट, गवर्नर के बारे में बात करता है तो गवर्नर क्या है? हेड ऑफ द स्टेट, बिल्कुल। चीफ क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर। स्पीकर क्या है आपका? स्पीकर क्या है? चेयरमैन ऑफ काफी जो कमेटीज हैं उसके चेयरमैन होते हैं। चीफ सेक्रेटरी आपका क्या होता है? 3। मैच कर लेना। नेक्स्ट, लॉ एंड ऑर्डर किस कौन सी लिस्ट में है? लॉ एंड ऑर्डर जब भी हम बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट में आता है, बिल्कुल सही है। मैरिज एंड डाइवोर्स आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। काफी बार देखते हैं उसमें स्टेट भी अपना काम करता रहता है मैरिज एंड डाइवोर्स लॉज के रिगार्डिंग, और स्टेट यूनियन जो सेंटर है वो भी अपना बताते रहते हैं। और ये कैंटोनमेंट के बारे में जब भी, आर्मी वगैरह इन सब के बारे में जब भी बात की जाए तो आपका यूनियन लिस्ट आएगा, स्टेट का कोई चक्कर नहीं होता। मैच कर लेना। नेक्स्ट, अच्छा, तो ये आ गई आपकी पावर्स, आ गई पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स, पावर ऑफ प्रेसिडेंट आ गई इसमें। जैसे पार्डन पावर जिसमें माफी वगैरह के बारे में दिया जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल कौन सा आएगा इसमें? आर्टिकल 72, ठीक है। और जब भी इन वर्ड को हम जब भी देखते हैं तो इनमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे इसमें कम्यूटेशन में क्या होगा कि सबमिटिंग वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू द लाइटर, इसमें क्या है जो है कि जो करेक्टर है वो चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो ए का 4 ये हटा दो। अब रिमिशन में क्या है? रिमिशन में क्या है कि आपको जो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, लेकिन विदाउट चेंजिंग जो जो पनिशमेंट दी गई है विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर, तो रीमिशन का मतलब यही है। तो बी का हमें 2 चाहिए, ये एलिमिनेट कर दो, ठीक है। रिस्पाइट का मतलब होता है थोड़ा रिलीफ देना, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आएगा अवॉर्डिंग ए लेसर सेंटेंस इंस्टीड ऑफ पेनल्टी ऑफ प्रिस्क्राइब। तो इसका सी का 3 अपना जो आंसर आएगा वो अपना ए से ही आंसर आ जाएगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें वर्ड क्या है? 2 ये वर्ड रिमिशन में आपको ध्यान रखना है कि इसमें करेक्टर चेंज नहीं होता है विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। जहां पे विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर आ जाएगा तो रिमिशन आ जाएगा, और चेंज इन करेक्टर्स आएगा तो आपका कम्यूटेशन आ जाएगा। यही बस ध्यान रखने वाली बात है। मैच द फॉलोइंग में आपका हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट,
इसमें आपसे पूछ रहा है स्टेटमेंट कैबिनेट कमेटी आर 3 टाइप्स 8 टाइप्स, ये गलत हो गया। तो टुडे द मिनिस्टर सीम्स टू स्पेंड मोर टाइम्स इन कैबिनेट कमेटी देन द कैबिनेट इटसेल्फ। एक तो पहला अपना यही काट दो, तो ये आ गया। इस सेकंड सी आएगा, कैबिनेट कमेटी एक्सक्लूसिवली मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, ये गलत। सी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि द चेयरमैन ऑफ नेशनल एनडीसी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। यहाँ क्या दिया हुआ है? होम मिनिस्टर, गलत। दूसरा एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब इन ऑप्शन को देख के हमें क्या पता लगता है कि दो तो 100% ठीक होगा। हमें पढ़ना क्या है? दो तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, दोनों में कॉमन है, मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो ठीक होगी। सीधा हम थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, टाइम बचाना है तो अपना। क्या है? कहाँ है स्टेटमेंट थर्ड? द एनडीसी मीट्स ओनली ट्वाइस ए ईयर। नहीं, एटलीस्ट है, कम से कम। ओनली नहीं है। जहां भी मैंने बताया कि जब भी ओनली एंड ऑल स्टेटमेंट आती है तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, वो गलत होती। तो अपना क्या आएगा? बी सही आंसर आएगा। तीसरा भी गलत है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड ऑफ रियल एग्जीक्यूटिव। हाँ, ये अपना ठीक है। Posting the secretariat governed by the center, staffing the scheme under which the doors theoretically open to higher ranks and the machinery of government is yet। तो भी ठीक है अपना। द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज 2 टायर ओनली। ओ, गलत। 1 और 2 इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर इज द सोल एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट अबाउट। हाँ ठीक है। द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू द डिसीजन ऑफ कैबिनेट, वो बताते हैं, ये भी अपनी ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन डिस्कस एनी मैटर concerning the functioning of the government with any minister directly bypassing prime minister, ये तो गलत बात है। तो 1 और 2 इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, क्योंकि वो किसी भी मिनिस्टर से बात कर सकता है बाईपास करके, किसको? प्राइम मिनिस्टर को, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट was to be laid before both the houses of parliament a statement of the estimate receipt and expenditure of the government of India known as annual financial statement। ठीक है, ओके, ठीक है। द काउंसिल ऑफ स्टेट हैव नो फर्दर बिजनेस विद द स्टेटमेंट बियॉन्ड द जर्नल डिस्कशन ओवर इट, ये भी ठीक है। while the office of speaker is vacant in the absence of speaker deputy chairman preside over। अच्छा, जब स्पीकर एब्सेंट होता है तो आपका डेप्यूटी स्पीकर प्रिजाइड करता है लोकसभा। इवन इफ द रेजोल्यूशन ऑफ हिज रिमूवल अंडर द। अच्छा, ये तो गलत बात है कि रिमूवल, उनके रिमूवल का जो क्या है रेजोल्यूशन चल रहा है, तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत होगी। तो 1 और 2 सी से आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। बिल्कुल सही बात है, अमेंड की नहीं जा सकती। केस उन्नत भारती केस 1973। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंक्लूड एज द लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द प्राइम मिनिस्टर हैज टू फॉर्म द हाउस, हैज टू बी फ्रॉम हाउस ऑफ द पीपल। कन्वेंशन ऑफ द, हाँ ये अपनी ठीक है। बट वैसे भी यदि क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि राज्यसभा से कौन कौन से आपके प्राइम मिनिस्टर आए, एक तो आपका इंदिरा गांधी जी आई, ठीक है, और कौन है? देव गौड़ा। और कौन है? मनमोहन सिंह। ठीक है, और इंद्र कुमार गुजराल। ये सभी आपके जो ऑफिस था वो राज्यसभा के मेंबर थे, उनसे अब जो ऑफिस प्राइम मिनिस्टर का चला है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है स्टेटमेंट कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया हैज अथॉरिटेरियन। हाँ, जो अंग्रेजों के टाइम पे इंडिया में क्या था? अथॉरिटेरियन एक्सक्लूसिव करेक्टर था। ठीक है, ए अमंग द इंडियन कॉलोनियल लीगेसीज परहैप्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। अच्छा, जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन सिविल सर्विसेज, ये भी ठीक है। द आईसीएस कंसिस्ट एक्सक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन एलीट सिलेक्टेड मेरिट बेस्ड एक्सेप्शनल ड्यूटी, तो इसका बी आंसर आएगा। नेक्स्ट, Vice President of India has officiated as the President of India during the absence of illness। हाँ ठीक है, बट मैक्स टू मैक्स आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि
जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको सिर्फ 6 महीने का टाइम पीरियड मिलता है प्रेसिडेंट तक बनने का, क्योंकि इस टाइम पीरियड में उसमें क्या किया जाएगा, एक नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाएंगे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की बात करते हैं तो उसमें वो 2-3 साल तक रह सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना ठीक हो गया। द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट मेक पार्डन पावर लाइक दैट द प्रेसिडेंट। हाँ ठीक है। When the vice president act as discharge the function of the president, he gets salary of chairman। अच्छा, दोनों की सैलरी कैसे ले लेगा यार, ये तो गलत हो गया। डी सी आंसर है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस लोकसभा स्पीकर इज फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन आएगा जी, गलत बात है। विद सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ सिक्स्थ पोजीशन पे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत होगी। स्पीकर अपॉइंट द मेंबर ऑफ वेरियस कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक बात है। ऑन द इलेक्शन ऑफ स्पीकर ही हैज रिजाइन फ्रॉम द पॉलिटिकल, नहीं 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 नहीं, गलत बात। तो अपना डी सही आएगा इसका सेकंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट, आर्टिकल 356 के बारे में बात करता है, ये थोन है कि जो आर्टिकल 356 है वो दिक्कत ही क्रिएट करता है सेंटर स्टेट रिलेशन में, ये बात तो ठीक है। ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द होल नेशन, ये भी ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वोट वर्ल्ड पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, 1000 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। ठीक है। एट द सेंटर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अच्छा हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ओके। द मिनिस्टर आर द डिफरेंट कैटेगरीज, द मिनिस्टर आर फ्रॉम डिफरेंट, पहली स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कहती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द, अब देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ द स्टेट होगा ना, गवर्नमेंट होगा थोड़ी होगा, तो ये गलत होगी, दूसरा अपना गलत हो गया, इसको हटाओ इसको हटाओ। अब पहली स्टेटमेंट अपनी ठीक है, इंडिया एज ए पार्लियामेंट्री द रियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो सिंस इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री फ्रॉम द रियल, नहीं नहीं नहीं, तो ये आएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है अपना, 1000 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसे पूछ रहा है इन इन नॉर्मल टाइम द प्रेसिडेंट मेक्स अ होल अपॉइंटमेंट, हाँ ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन थोड़ी है, वाइस चेयरमैन थोड़ी होता है, चेयरमैन होता है राज्यसभा, गलत हो गया, तो दूसरा एलिमिनेट कर दो जहां भी है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एडमिनिस्टर इंडिया फेडरल पॉलिसी स्टेट्स, अब वैसे भी यदि अपनी पहली स्टेटमेंट ठीक है और यहीं इसी ऑप्शन में पहला इसमें नहीं है, तो ये वैसे कलर डी से आंसर आएगा। ठीक है। तो अपने हमने 1000 MCQs अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। इनकी पीडीएफ जो आपको चाहिए, इन जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं इन सब की आपकी पीडीएफ चाहिए, तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। पेपर 1 में जिन बच्चों को दिक्कत है तो हमने अपनी एप्लीकेशन पे क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, उस पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। और जुड़े रहें अपनी तैयारी में, क्योंकि एग्जाम होगा ही होगा। किसी भी रिपोर्ट के रिगार्डिंग कोई क्या बोल रहा है उन सब चीज़ों से अपना माइंड दूर रखना है, पॉजिटिव रखना है इस टाइम पे, क्योंकि यही रिवीजन का पेस टाइम होता है, पीक टाइम होता है एक तो। ठीक है। पेस आपका अच्छा बना होता है रिवीजन का, तो इसको रेगुलर रखना है। ठीक है। लगे रहे अपने तैयारी में। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।